उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे चंपावत से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चंपावत टनकपुर हाईवे पर अमोड़ी के पास सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हैं। सवारियों से भरी जीप अमोड़ी के पास खाई में गिर गई है। जीप चंपावत से खटोली जा रही थी। पुलिस को खबर मिलने के बाद राहत कार्य चलाया और घायलों को खाई से बाहर निकाला, जिनका इलाज टनकपुर अस्पताल में चल रहा है। तो हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। गहरी खाई में सवारियों से भरी ये जीप गिरी। मैक्स की दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जो कि एक नीचे खाई में गाड़ी जाके गिर गई थी, जिसमें टोटल 7 लोग जो थे वो उस वक्त घायल हुए थे। 7 लोगों इन जो घायल थे इनको टनकपुर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है। इनमें से 3 लोग जो हैं वो ब्रॉड डेड हैं, जिनकी यहाँ पहुँचने से पहले मृत्यु हो चुकी थी, और 3 लोग अभी घायल हैं। और अब बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष के नामों का ऐलान होने के बाद पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर बाहर आ गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह ने खुलकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा है कि मुझ पर चुनाव हराने का आरोप लगाया जा रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। यही नहीं, प्रीतम सिंह ने विधायक पद से भी इस्तीफा देने तक का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस को गुटबाजी ने बर्बाद किया, और क्या इसी वजह से हरीश रावत और प्रीतम सिंह को पूरी पिक्चर से बाहर कर दिया गया? इन्हीं सवालों पर हंगामा बरपा है। प्रदेश कांग्रेस में नए चेहरों की एंट्री के बाद प्रीतम सिंह आग बबूला है, तो हरीश रावत ने चुप्पी साध ली है। 4 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और करीब 6 महीने नेता विपक्ष रहे प्रीतम सिंह का पारा 7वें आसमान पर है। प्रीतम सिंह का कहना है कि महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल और प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ उत्तराखंड के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये बताया कि उन्होंने यानी कि प्रीतम सिंह ने चुनाव हराने का काम किया। प्रीतम सिंह का कहना है कि इस तरह के आरोपों की जांच होनी चाहिए और जब तक जांच नहीं हो जाती कोई जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, यहाँ तक कि गलत साबित हुआ तो विधायक पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। लेकिन मुझे जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी हैं, देवेंद्र यादव जी ने ये कहा कि कांग्रेस जो है प्रदेश में गुटबंदी की वजह से हारी, और जिसमें मुझे भी इंगित किया गया। तो मैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व से कहूंगा कि उसकी जांच कराएं। भाई, गुटबंदी तो तब होती है कि जब कोई बात हम कहें। हमने तो कभी कोई बात कही नहीं, तो गुटबंदी कहां से हो गई? या हमने किसी को हराने का प्रयास किया हो, जिसको कांग्रेस का टिकट मिला, तब हम पर गुटबंदी की बात आती है। तो भाई, अगर ये बात सत्य साबित हो जाती है, जो बात केसी वेणुगोपाल जी ने और देवेंद्र यादव ने कही है, तो फिर तो मुझे विधायक रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि सीधे अगर आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि प्रीतम सिंह ने लोगों को हराया या प्रीतम सिंह ने पार्टी को बर्बाद किया, तो फिर नहीं, अगर गुटबंदी हमने की है, नहीं तो आपको ये बात कैसे पता लगी कि दोनों ने? मैं तो कह रहा हूँ केसी वेणुगोपाल ने मुझे कही और क्या नाम देवेंद्र यादव ने कही। तो जब कही है तो मैं तो चाहूंगा जांचो, और अगर ये बात सच साबित होगी कि मैंने गुटबंदी की, मैंने कोई सार्वजनिक रूप से कोई बयान दिया हो, तो भाई मैं तो यहां तक तैयार हूं कि मैं विधायकी से त्याग पत्र दे दूं। प्रीतम सिंह नेता विपक्ष नहीं बन पाए और 5 साल तक बीजेपी में रहने वाले यशपाल आर्य नेता विपक्ष बन गए। ये सच्चाई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है। कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष का सही दावेदार मानते हैं। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल सीधे कुछ कहना नहीं चाहते और हरीश रावत ने तो पूरे मामले में कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। कहीं जिराव हो रही होती, पूछा जा रहा होता, तो मैं तो निश्चित रूप से कहता था कि प्रीतम सिंह जी का स्वाभाविक अधिकार था, उन्हें बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी का निर्णय आ गया तो सिरोधारी। मौसम मालूम है आपको? चलिए, सरकार की जो भी बातें हैं हम लोगों को मिल बैठकर अपने मंच पर अपने परिवार के अंदर इसका निराकरण करना चाहिए। प्रीतम सिंह जी ने अगर कोई बात कही है तो उस बात की गंभीरता निश्चित रूप में होगी कि भाई जब उन्होंने कहा है तो कोई बात होगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो आप ही के मुंह से मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा, मेरी जानकारी में। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी और झगड़े बीते कुछ सालों में आम रहे हैं और पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव हार गई। पर क्या वाकई गुटबाजी हुई?
बड़े नेताओं ने क्या पार्टी नेताओं को ही हराने का काम किया और क्या उसी की सजा हरीश रावत और प्रीतम सिंह को मिली? इन्हीं सवालों पर हरीश रावत फिलहाल चुप हैं और प्रीतम सिंह जांच के बाद विधायक का पद छोड़ने तक का ऐलान कर चुके हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और इससे पहले कल प्रीतम सिंह देर रात राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। कल रात ये मुलाकात हुई। कांग्रेस संगठन में नई नियुक्तियों को ऐलान के कुछ देर बाद ये मुलाकात हुई। सीएम कार्यालय ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है और कहा कि दोनों नेताओं में प्रदेश के कई ज्वलंत विषयों पर चर्चा की गई है। हालांकि प्रीतम सिंह ने बीजेपी जाने की बातों को खारिज किया है, लेकिन मुलाकात के बाद सियासी हलचल बनी हुई है। कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड में नए दायित्व दिए जाने के मामले में एक धड़ा अब नाराज हो गया है। गढ़वाल की अनदेखी के चलते अब पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। चमोली में कांग्रेस के 80 से ज्यादा पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी हाईकमान को भेज दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में सिर्फ कुमाऊं को ही प्राथमिकता दी गई है और गढ़वाल मंडल में कोई पद नहीं दिया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। 100 लोग हैं जिन लोगों ने हमारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा पूरे गढ़वाल मंडल के जितने जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, जितने पीसीसी के सदस्य हैं, कोई भी अपनी क्षेत्र की उपेक्षा सहन नहीं कर सकता। जिसमें भी अस्मिता के लिए जान बाकी होगी वो जरूर इसके लिए लड़े। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। करण मेहरा को नया पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं यशपाल आर्य को नेता विपक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद करण मेहरा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में मेहरा ने सभी का धन्यवाद जताते हुए अपनी प्राथमिकताओं को बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी है और 6 से 7 महीने में बदलाव देखने को मिलेगा। इनके संग मुझे सदन में काम करने का मौका मिला है, तो उनसे मेरे बहुत गहरे और पारिवारिक ताल्लुकात हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी के मन में मेरे लिए कोई खटास होगी। मैं सबको साथ लेके चलूँगा और ख़ासकर जो यंग हमारे पास लीडर्स हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है और जो अभी तक आगे नहीं आ पाई, कोशिश करूँगा कि वो आके कमान संभालें और फील्ड में एटलीस्ट जो हमारा यंग मास है वो निश्चित ही। देखिए, विपक्ष का काम अंकुश लगाने का और हमको सर्विस देनी है पब्लिक को। जो काम सरकार गलत करेगी हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ गलत ना हो पाए। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज करण मेहरा ने सीनियर नेताओं से मुलाकात की। मेहरा ने पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष गणेश कोदियाल से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने करण मेहरा को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। करण मेहरा जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर और यशपाल आर्य जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर मन की अंतरतम गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, उनका हम सब का नेतृत्व करते हुए वो प्रदेश की जनता के हित में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सब जगह आवाज को बुलंद करेंगे, संघर्ष की आवाज को बुलंद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के घर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता यशपाल आर्य को बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं और इस बीच यशपाल आर्य ने माना है कि कांग्रेस की नई टीम के सामने सभी नेताओं को साथ लेकर चलना एक चुनौती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य आने वाले चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन है, जिसे कांग्रेस करके दिखाएगी। चीफ सेक्रेटरी साथ में ये बहुत तेजी बोलते हैं ना, वो आवाज उनकी बात समझ नहीं आएगी मुलायम जी की। अगर उनके पास जाएंगे निश्चित रूप से वो सब हम लोग एकजुट होकर आगे की जो चुनौतियां हैं, जो लड़ाई है, जो चुनाव हैं, नगर निकायों के चुनाव भी हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, एक रोड मैप तैयार करके हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ। उत्तराखंड में कोऑपरेटिव बैंकों में भर्तियों में हुई गड़बड़ी और घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और आज कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया है। देहरादून में सचिवालय के बाहर कांग्रेस नेता हरीश रावत और गणेश कोदियाल धरने पर बैठे। इस दौरान
कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर करण मेहरा भी धरने में मौजूद रहे। कांग्रेस ने कहा कि सीएम धामी धन सिंह रावत का इस्तीफा ले और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो अगला धरना विधानसभा गेट के बाहर होगा। वहीं हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा की समिति या हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं। विभागीय जांच की खानापूर्ति से कुछ होने वाला नहीं। ये अत्यधिक गंभीर मामला है, बल्कि एसआईटी से कुछ नहीं हासिल होने जा रहा है। इसमें विधानसभा की एक संयुक्त समिति गठित होनी चाहिए और जेपीसी के तर्ज पर विद क्लियर कट रूल्स के साथ, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, और वो जांच करे टाइम बाउंड तरीके से। आज धरने पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके चैनलों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुने और इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो हम जनता ने हमें सदन में स्थान दिया है, हम सदन में इस बात को उठाएंगे। जनता ने हमें सड़कों पर ये बात कहने के लिए आदेश दे रखा है, हम सड़कों पर इस बात को उठाएंगे और बेरोजगारों के खिलाफ जहां पर भी अन्याय होगा हम वहां पर इस बात को उठाएंगे। और मेरा अगला जो मुकाम है वो विधानसभा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में आयोजित 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उन्होंने खेल ध्वज फहराने के साथ ही खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी भी ली। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के मकसद की खेल नीति 2021 लागू की है। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है। 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है। उन्होंने नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं। सभी टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पुनः हमारा आलोक मेरे दिल उतने ही रखने वाले सभी आयोजकों को और इसमें प्रतिभाग करने वाले पूरे देश से और विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जो नीति बनाई है उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने भी उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, जिसमें एक सामान्य परिवार का भी अगर उत्कृष्ट कोई भी खिलाड़ी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर वो खेल में उसकी योग्यता क्षमता है तो उसको अपनी योग्यता क्षमता के लिए दिखाने के लिए किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। देहरादून में इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सम्मेलन में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग रखी है। सीएम ने कहा कि हमने जो वायदे किए हैं सरकार उनको एक एक करके पूरा करे। के बाद साथियों बड़ा उत्साह सभी सदस्यों में है और हमारे लिए यह कार्यक्रम हमारा सिंह चौहान जी। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का ये 81वां सम्मेलन यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है। उसमें निश्चित रूप से हमारे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने उन सभी से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा शुरू होने वाली है, उसमें उन सभी का योगदान अपने अपने डिपार्टमेंटों से जिस प्रकार का सभी लोग उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे आएँ और अपना योगदान दें। जो भी उनकी सेवा है उस सेवा का अच्छी तरह से हो और जो उन्होंने सरकार से भी मांग की है निश्चित रूप से उसके लिए हमने एक समिति बनाने का भी निर्णय किया है। वो समिति सभी को सुनेगी और सुनने के बाद उसमें समाधान करेगी। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो हरक अपनी हनक के लिए जाने जाते थे, कांग्रेस में शामिल होने और सत्ता से बाहर होने के बाद उनके कार्यकाल के उन 3 बड़े प्रोजेक्ट पर तलवार लटक गई है जिसे वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहा करते थे। बीजेपी का कहना है कि ये सभी भ्रष्टाचार की जड़ पर टिके हुए थे, तो हरक सिंह का कहना है ये हरक सिंह का नहीं, उत्तराखंड का नुकसान होगा। माननीय हरक सिंह जी जिनके अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भ्रष्टाचार के नींव पे खड़े थे। देखिए, ये हरक सिंह जी भी जानते हैं और सरकार भी जानती थी कि वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता इन कंडीशन में, क्योंकि राज्य के पास इतना पैसा नहीं है। और कोई दूसरा जनप्रतिनिधि या दूसरा सरकार अगर उन प्रोजेक्ट को रोकती है तो ये हरक सिंह का नुकसान नहीं हो रहा है, ये उत्तराखंड की जनता का नुकसान है। इससे मैं सोचता हूँ कि बहुत उत्तराखंड को नुकसान हो जाएगा।
उत्तराखंड में रीजनल पार्टियों की फहरिस्त में एक और नाम उत्तराखंड जनता पार्टी का भी जुड़ गया है। पिछले 22 सालों में उत्तराखंड में कई पार्टी बनी लेकिन कोई भी टिक नहीं पाई। लिहाजा सवाल है कि नई पार्टी कितना टिक पाएगी। देखिए रिपोर्ट। पत्रकार से राजनेता बने खानपुर से विधायक उमेश शर्मा ने उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन किया है। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 22 सालों में उत्तराखंड में कई पार्टियां बनी और फिर हाशिए पर चली भी गई। अब उमेश शर्मा का मानना है कि इन पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसीलिए पनप नहीं पाए, लेकिन उत्तराखंड जनता पार्टी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करेगी और राज्य को इन्हीं 3 चीजों की आवश्यकता है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बड़े स्तर पर जुड़ रहे हैं। लगभग अभी तक 1 लाख सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी ही जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर सभी जगह संगठन का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद पार्टी एक महासम्मेलन करेगी और हम लगातार सरकार को जगाते रहेंगे। अब जानकार कहते हैं कि उत्तराखंड का मिजाज नेशनल माइंडसेट का रहा है और यही वजह है कि इस पहाड़ी जमीन से गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी जैसे नेशनल लीडर निकले। जिस आंदोलन की कोख से उत्तराखंड बना, उस आंदोलन को उधार देने वाली यूकेडी भी लोगों के इस माइंडसेट को तोड़ नहीं पाई। क्योंकि यहाँ का जो आवाम का जो माइंडसेट है वो राष्ट्रीय सोच वाला है। संकीर्ण यहाँ के राजनीति में वो क्षेत्रीय संकीर्णता कभी रही नहीं है और लेकिन शायद यही वजह है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं थी, विकास की ज़रूरतें थी, उसको राष्ट्रीय दल इग्नोर करते रहे। यूकेडी के अलावा भी राज्य में उत्तराखंड जनवादी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा जैसे कई दल बने, लेकिन जनता ने सभी को सिरे से नकार दिया। बीएसपी और एसपी ने भी किस्मत आजमाई। एसपी तो खाता तक नहीं खोल पाई। हाँ, बीएसपी ने 2002 में 7 सीटें जीतकर जरूर उम्मीद जगाई, लेकिन बाद के सालों में वो भी हरिद्वार जिले तक सिमट कर रह गई। आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ वो हम सब के सामने है। अब ऐसे में उत्तराखंड जनता पार्टी जनता के दिलों में कितना राज करती है, ये देखना बाकी है। रुड़की से मनोज जियाल के साथ देहरादून से सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव शुरू हो गया है। चिंता की बात तो ये है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में भी वन विभाग आग को नहीं थाम पा रहा है। सोमवार को जहां राज्य में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं 88 घटनाएं सामने आई हैं, वहीं एक ही दिन में वाइल्ड लाइफ एरिया में भी आग लगने की सबसे ज्यादा 11 घटनाएं हुई हैं। वाइल्ड लाइफ रिजर्व जैसे संवेदनशील एरिया में अभी तक आग लगने की 31 घटनाओं ने वाइल्ड लाइफ प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ वन विभाग अब ये पता करने में जुट गया है कि जंगलों में आग लगने का जंगली जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान से साल भर का करार किया है। उसमें ये पता लगेगा कि जो फॉरेस्ट फायर है, वनाग्नि है, उससे उनके वास स्थल पर या उनके जो है माइग्रेशन पे, उनके मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें हमने इस बार ये प्रयास किया कि एक हमने रिसर्च स्टडी जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को दी है। उत्तरकाशी में लगातार बढ़ रही घटना की आग की घटना से वनों में हर दिन नुकसान हो रहा है। शनिवार शाम से लगी आग से कई गांवों में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। ग्रामीण रात भर जागकर गांवों की सीमा पर डटे रहे, जिससे गांवों को आग से बचाया गया। जिले के टॉन्स वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग, उत्तरकाशी वन प्रभाग के जंगलों में ये आग लगी, जिससे करीब 100 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने वन प्रभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर की धमक दिखाई देने लगी है। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड के नारायण बिहार में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। वो माफिया सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।